दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि समुद्र के नीचे भी जीवन होता है? आज की स्टोरी में कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि समुद्र के नीचे की एक खूबसूरत लड़की मछुआरे के जाल में फंस जाती है और बाहरी दुनिया में आ जाती है। कहानी की शुरुआत में सिरक्यू नाम के एक यंग मछुआरे को देखते हैं, जो हर दिन आयरलैंड के तट पर मछली पकड़ने के लिए जाता है। एक दिन उसे अपने जाल में एक यंग लड़की मिलती है। वह उसकी हेल्प करता है और जब वह होश में आती है तो उसे यह देखकर राहत मिलती है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि वह काफी अजीब व्यवहार करती है और हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देती है। यहाँ तक कि उसे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। इससे सिरक्यू उसे भूलने की बीमारी बताता है। वह उसे अपनी पैरालाइज मां के घर ले जाता है और उसे खाने के लिए कुछ सैंडविच देता है और उसे कहता है कि वह कुछ टाइम के लिए यहाँ रुक सकती है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी को देखने अभी जाना होगा। एनी अपनी माँ और उसके नए पिता के साथ रहती है और आज उसे लड़की को डायलिसिस के लिए ले जाना है, जिसकी प्रोसेस चल रही है। वह एनी को एक मछुआरे के बारे में एक स्टोरी सुनाता है जिसने समुद्र में एक महिला को पकड़ा था। एनी बताती है कि वह संभवतः एक आकाशीय प्राणी है जिसके बारे में उसने स्कूल में सीखा था। कभी कभी वे तब तक किनारे पर आते हैं जब तक समुद्र उन्हें प्रोसेस के बाद वापस नहीं बुला लेता। सीन यहाँ से कट होता है और सिरक्यू एनी को उसकी माँ के पास वापस ले जाता है, जो उसे मिली न्यू इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दिखाने के लिए उत्सुक है। एनी अपने स्टेप फादर को चेयर दिखाती है। उसकी माँ सिरक्यू को उसे डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए नई किडनी के बारे में बात नहीं करने के लिए डांटती है। अगली सुबह सिरक्यू को वह लड़की नदी में कपड़े धोते हुए और एक डिफरेंट लैंग्वेज में गाना गाते हुए मिली। लड़की उससे पूछती है कि क्या वह भी उसके साथ मछली पकड़न चल सकती है। सिरक्यू हाँ कहकर उसे अपनी नाव में चढ़ने देता है। रास्ते में वह उससे कहती है कि उसका नाम ओनिन है, जिसका मतलब है कि वह जल्दी पानी से बाहर आ जाएगी। सिरक्यू की नाव लोबेस्टर मछली पकड़ने के लिए रुकती है, लेकिन चेक करने पर टोकरियां खाली निकलती हैं। लेकिन तभी ओनिन एक ऐसा सॉन्ग गाना शुरू करती है जिसे सिरक्यू ने पहले कभी नहीं सुना था और अचानक हर टोकरी केकड़ से भर जाती है। वह उसे टोकरियां बाहर निकालने में हेल्प करती है और सरप्राइज हो जाती है जब वह देखती है कि सिरक्यू छोटे और एक्स्ट्रा जीवों को वापस समुद्र में फेंक देता है। हालांकि वह उसके साथ मार्केट में जाने से साफ इनकार कर देती है। वह आश्चर्यचकित खरीदारों को माल बेचता है और एक शॉप से एक ड्रेस खरीदता है। फिर वह एनी को स्कूल से लेने जाता है। घर के रास्ते में वह स्टोरी जारी रखता है जिसका टाइटल है मछुआरा और समुद्र से आई लड़की। वह उससे कहता है कि वह मछलियों के लिए गाना गाती है और वह उन्हें पकड़ लेता है। वे दोनों इससे बहुत खुश हैं। एनी सोचती है कि यह एक सपना है, क्योंकि सब कुछ उसके सपने सच होने जैसा लगता है। इसके अलावा कोई भी नहीं जानता कि किस लैंग्वेज में गाती है। सिरक्यू अपनी बेटी को छोड़ने के बाद वापस लौटता है और यह ध्यान नहीं देता कि जिज्ञासु लड़की उसका पीछा कर रही है। जब वह घर पहुंचता है तो ओनिन को कुछ कपड़े और खाना देता है। लड़की अपने पिता को उससे से बातें करते हुए सुनती है, जो पूछता है कि वह उसके घर में कितने समय तक रहेगी। तो उसके लिए सिरक्यू ने फैसला किया कि वह हमेशा उसके साथ रह सकती है, जैसा कि परियों की कहानी में था। अब एनी के साथ सब कुछ उसके सपनों की तरह ही हो रहा है। एनी लाइब्रेरी में जाती है और सेल्की के बारे में बुक्स मांगती है। इस बीच सिरक्यू फादर के पास जाता है, यह स्वीकार करने के लिए कि वह एक शराबी है। भले ही उसने पिछले 2 साल से अधिक समय में शराब नहीं पी है, लेकिन हाल ही में उसे एक सपना आया है जहाँ वह अपनी एक्स वाइफ के नए हस्बैंड के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जिसके बाद वह मोरा के साथ फिर से रिलेशन में आ जाता है, जो अभी भी शराब की समस्याओं से झुंझ रही है। फादर उसे एक मनोवैज्ञानिक से मिलने की सलाह देता है, लेकिन सिरक्यू उनसे कहता है कि यह उसकी प्राइवेट बात है और उसे यह भी बताता है कि उसने अपने जाल से एक महिला को पानी से बाहर निकाला है और अब वह उसे बाकी सभी लोगों से छिपा रहा है। फादर ने उसे सामूहिक रूप से आने के लिए कहा, क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह उसकी हेल्प कर सकता है। इस बीच एनी सेल्की के बारे में कहानी का अध्ययन कर रही है। दूसरी ओर ओनिन कॉटेज को साफ करती है और फिर सिरक्यू द्वारा लाई गई नई वस्तुओं की जांच करती है। वह विशेष रूप से फिशनेट स्टॉकिंग से आकर्षित होती है, जिसे वे एक हाथ से फैलाती है। अगले दिन एनी अपने दादी के पुराने घर में जाती है और ओनिन को तैरते हुए देखती है। लड़की साहस पूर्वक किनारे पर आती है और जोर से कहती है कि वह मछुआर और सेल्की के बारे में पूरी स्टोरी जानती है और सेल्की कोई परी नहीं है। एनी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है और उसे ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन ओनिन को जादू नहीं आता और वह कहती है कि लड़की बहुत सारे प्रश्न करती है, लेकिन ओनिन को जीवंत और सीधा बच्चा पसंद है। एनी उसे हमेशा सच बोलने के लिए कहती है, अन्यथा उनकी दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। वह इस बारे में बहुत उत्सुक है कि पानी के नीचे क्या है, क्या यहाँ से बेहतर है या यहाँ से बदतर है। और एनी कहती है यह अलग अलग होता है।
लेकिन वहाँ गाना आसान होता है। एनी ने बुक से सेल्की के बारे में जो कुछ भी सीखा वह सब कुछ उसके साथ साझा करती है और वह कहती है कि सेल्की तब तक जमीन पर रह सकती है जब तक कि उन्हें एक इंसान के साथ खुशी नहीं मिल जाती। वह अचानक बातचीत को अपनी दादी की ओर घुमा देती है क्योंकि उसके पिता अभी भी उन्हें बहुत याद करते हैं और अपनी माँ को याद करते हुए एनी घर जाने की तैयारी करती है, जिस पर ओनियन उसे फिर से वापस आने के लिए कहती है। सिरक्यू भी सेल्की के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी से बुक्स लेने के लिए जाता है, लेकिन उसे यह पता चलता है कि पहले से ही उसकी बेटी इन सभी बुक्स को ले जा चुकी है। इस बीच एनी पड़ोस के बच्चों से मिलती है जो अपनी साइकिल्स का दिखावा करते हैं। एनी एक लड़की को अपनी व्हील चेयर के साथ खेलने देती है, जिससे व्हील चेयर की बैटरी डेड हो जाती है और वह उसे वहीं पानी में छोड़ देती है। बच्चे एनी को उसी स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं, जिसके कारण उसे पैदल घर जाना पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। वह उसकी व्हील चेयर की बैटरी चार्ज करता है और उसे बताता है कि सेल्की का आविष्कार उसकी मातृभूमि स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन लड़की इस बात पर जोर देती है कि ओनिन एक अलग भाषा बोलती है। इस बीच सिरक्यू ओनिन को खाड़ी के बीच में एक फोर्टन पर पाता है और उसे अपनी नाव पर ले जाने की पेशकश करता है। वह उसे टिलर पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब गश्त नाव तेजी से आगे बढ़ती है तो ओनिन छिप जाती है और अपने पैर से नाव चलाती है। सिरक्यूज उसे यह कहते हुए चिढ़ाता है कि तुम अपने पैरों के साथ ठीक से काम कर रही है। फिर वह गाना शुरू कर देती है तो पाता है कि यह सैल्मन भरपूर पकड़ से भरा है, जिसे उसके जाल आमतौर पर इतना नहीं पकड़ पाते हैं। इससे पहले कि वह अपनी किस्मत का पूरा आनंद ले सके, सिरक्यूज गश्ती नाव को लौटते हुए देखता है। वन्य जीव अधिकारी सैल्मन को ढूंढते हैं और उसके झाल को देखने की मांग करते हैं, जिसका उपयोग वह उन्हें पकड़ने के लिए करता है। वह उन्हें सैल्मन को पकड़ने के लिए सामान्य जाल दिखाता है, लेकिन वह पूरी तरह से सूखे होते हैं, जिसका अर्थ है कि वह सच कह रहा है। हालांकि ऑफिसर ने लड़की को खाना खाते हुए पकड़ा तो वह पुष्टि करती है कि सिरक्यूज ने एक सामान्य जाल में सैल्मन को पकड़ा है और वे नाव से राहत महसूस करते हुए निकलते हैं। उन्हें राहत मिली कि अधिकारियों ने उनकी स्टोरी पर विश्वास किया और उन्हें शक भी नहीं हुआ, लेकिन जब ओनियन उसके साथ बंदरगाह की तरफ बढ़ी तो सभी लोगों ने उसे घूरते हुए देखा। सिरक्यूज ने अपनी मछलियों को बेचने के बाद उसे एक गिफ्ट देने की पेशकश की तो वह उससे एक ड्रेस मांगती है, जिसे वह खुद चुनगी। शॉप के रास्ते में वे एनी से मिलते हैं, जो रोमांचित है कि उनकी स्टोरी सिर्फ एक परिकथा नहीं है, और लड़की ड्रेस चुनने में ओनिन की मदद करती है, जबकि शहर के लोग दुकान की खिड़की से सुंदर अजनबी को घूरते हैं। बाद में एनी अपनी दादी के घर पहुंची, जो ओनिन के प्रयासों के कारण खूबसूरत और आरामदायक लग रहा था। ओनिन लड़की को तैरना सिखाने के लिए पेशकश करती है और वह सहमत हो जाती है। वह ऐसा करेगी क्योंकि उसके पास समुंदर से कोई है। वे दोनों उतले पानी में खेलते हैं। तभी ओनिन को अचानक पानी में कुछ दिखाई देता है और वे एनी को नाव पर चढ़ने के लिए कहती है। वे एक बंडल निकालती है, जिसे एनी पुराण कथाओं के अनुसार रेशमी कपड़े कहती है। अगर वह इसे जमीन में दबना है तो वह 7 साल तक जमीन पर रहने में सक्षम होगी। एनी कहती है कि बेशर्त उसका समुद्री पति उसे खोजने के लिए यहाँ आया है। एनी की बात सुनने के बाद ओनिन ग्रीन हाउस में खोजी हुई वस्तु को दफनाती है और एनी सटीक स्थान याद रखने के लिए कदम गिनती है, जिसके बारे में वह बाद में अपने पिता को बताती है और उन्हें अजनबियों से सावधान रहने की सलाह देती है। इस बीच वे सभी नाव से स्थानीय महोत्सव में जाते हैं। ओनिन एनी के उस दावे से इनकार करती है कि वह विश पूरी कर सकती है, क्योंकि वह वास्तव में सेल्की नहीं है। परेशान एनी बहाना करती है कि उसकी व्हील चेयर के ब्रेक फेल हो गए हैं और वह अपने शब्दों की सच्चाई का परीक्षण करने की उम्मीद में पानी में कूद जाती है। ओनिन उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद पड़ती है और लड़की को उसके पिता द्वारा सतह पर खींच लिया जाता है। सिरक्यू एनी को घर ले जाता है और उसे मोरा और एलेक्स को सौंप देता है। बाद में सिरक्यूज ओनिन को बताता है कि व्हील चेयर के ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं। एनी तो पानी के नीचे सांस लेने की अपनी क्षमता का परीक्षण कर रही थी। फिर उसने उसके सामने कबूल किया कि वह शराब पीता था, लेकिन एक दिन वह ट्रेवल करके लौटा और पाया कि एनी की माँ अपने बेहोश बच्चे के बगल में सो रही थी। उन्होंने लड़की को बचाया और उन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक को हर समय उसके साथ रहना होगा। इस बीच मोरा एनी को बताती है कि एक काले बालों वाला अजनबी उसकी तलाश कर रहा है और मछुआरे की गर्लफ्रेंड की भी तलाश कर रहा है, जिसके कारण लड़की को बुरा सपना आता है। इस बीच सिरक्यूज और ओनिन अतरंग पलों का आनंद लेते हैं। बाद में वो फादर के सामने ये एक्सेप्ट करने के लिए जाता है कि उसने पिछली रात ओनिन के साथ पाप किया था और अब वह उसके भाग्य से डरता है, क्योंकि वह लंबे समय से सर्वश्रेष्ठ होने की उम्मीद खो चुका है। वह जानता है कि कुछ अद्भुत या भयानक होगा और वह इन दोनों से डरता है। बातचीत के बाद मछुआरा बाहर निकलता है तो एक अज्ञात व्यक्ति उसके पास आता है, जो ओनिन के बारे में प्रसन्न करना शुरू कर देता है। सिरक्यूज उसे इग्नोर करता है और चला जाता है। उस दिन वे एनी को हमेशा की तरह डायलिसिस के लिए ले जाता है, लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मोरा और एलेक्स तो पास के बार में शराब पी रहे होते हैं। सिरक्यूज लड़की
लड़की को वहां ले जाता है। अंत में वह घर पहुंचकर पाता है कि दरवाजे टूटे हुए हैं और ओनिन वहां नहीं है। सिरक्यूज उसकी तलाश करना शुरू कर देता है और अंततः उसे छुपी हुई पाता है। वह उसे उसके पति की याद दिलाती है और कहती है कि वह उसे लेने के लिए यहाँ आया था और वह यहीं कहीं है। इस बीच नशे में धुत मोरा अपनी बेटी की व्हील चेयर पर सवार है और एलेक्स की वार्निंग के बावजूद वह घर जाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। दूसरी ओर सिरक्यूज ओनिन के साथ झरने के पीछे गुप्त जगह में छिपता है और एक इच्छा पूरी करने की पेशकश करता है, लेकिन उसकी एकमात्र इच्छा एनी को ठीक करने की है, इसीलिए वह चाहता है कि वह यहीं रुके। इस बीच ओनिन की खोज करने वाला व्यक्ति शहर के चारों तरफ गाड़ी घुमा रहा है। तभी नशे में दूत मोरा द्वारा चलाई जा रही कार से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एलेक्स गाड़ी से बाहर गिर जाता है। हालांकि एनी सीट बेल्ट लगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे चोट आती है। सिरक्यूज और ओनिन कार को पहचानते हैं तो सिरक्यूज जोर से चिल्लाता है और मेडिक्स की ओर दौड़ता है, क्योंकि वे एनी को स्ट्रक्चर पर लेटाकर ले जा रहे होते हैं। बाद में वे लड़की से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो उन्हें पता चलता है कि एनी एलेक्स की तत्काल किडनी ट्रांसलेट करवाई जा रही है, जो भाग्य से एक समान थी। इस बीच अज्ञात व्यक्ति हॉस्पिटल में ओनिन से मिलता है तो उसे आश्चर्य होता है कि वह उनकी भाषा बोलती है, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ का नहीं है। समुंदर ने उसे बाहर निकाल दिया था, लेकिन यह उनकी दुनिया नहीं है। महिला उसे उसके बिना ही वापस लौटने के लिए कहती है। अगली सुबह एनी उठती है और तुरंत पूछती है कि ओनिन कहाँ है। सिरक्यूज ने उसे आश्वस्त किया कि वे जल्द ही उससे मिलेंगे। कुछ समय बाद एलेक्स का अंतिम संस्कार समारोह होता है। मोरा उसकी अस्थियां समुद्र में बहाती है और उसे पछतावा होता है कि वह इस घटना के लिए अपने एक्स हस्बैंड को दोषी नहीं ठहरा सकती। वह उसे एनी को ले जाने के लिए कहती है और मांग करती है कि वह ओनिन से छुटकारा पाले, और वह अपने एक्स हस्बैंड को ड्रिंक करने के लिए मजबूर करती है ताकि वह नशे में धुत होकर एलेक्स के आत्मा को शांत कर सके। सिरक्यूज नाव पर जाता है जहाँ ओनिन छिपी हुई है और उसे स्काई कहते हुए उसे समुद्र में ले जाता है, जहां वह मांग करता है कि वह अपने पति के पास लौट जाए और उसके लिए ही अपने गाने गाए। वह उसे समुद्र के अंतिम तट लाइट हाउस तक ले जाता है और जोर देता है कि उसे यहाँ से आगे जाने की जरूरत है। वह उसे वहीं छोड़ देता है और यह विश्वास करते हुए दूर जाने की तैयारी करता है कि लाइफ कोई परियों की कथा नहीं है। मनुष्य और सिल्क कभी एक साथ नहीं हो सकते। वह एनी को अलविदा कहने का मौका मांगती है, लेकिन वह वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, जिस लोक पर वह बैठी है, जिसकी छाया एक महिला की दिखती है, जिसकी पूंछ भी है और रात होने का इंतजार कर रही है, वह समुद्र में कूद जाती है। सुबह फादर एक उदास सिरक्यूज को जगाते हैं, जो महसूस करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वह एनी को हॉस्पिटल से घर लाता है। लड़की उसे दिलासा देती है कि ओनिन वापस आएगी, क्योंकि उसने उसका कुछ यहाँ छोड़ा है। बाद में एनी टीवी देखती है जहाँ आइसलैंडिंग बेड के सिंगर रोस्ट प्रदर्शन कर रहा था, तो अचानक सिरक्यूज उन शब्दों को पहचानता है। तो उसे एहसास होता है कि ओनिन तो एक साधारण ही महिला थी और वह लाइट हाउस की ओर भागता है। पहले तो वह उसे कहीं नहीं ढूंढ पाता और चिल्लाते हुए किनारे की ओर दौड़ता है, तो जल्दी उसे आग जलती हुई दिखाई देती है, जहां ओनिन खुद को गर्म कर रही होती है। सबसे पहले वह कहती है कि वे एक समुद्री जीव है जिसने उसके जादुई कपड़े ढूंढे और उन्हें दफना दिया ताकि वह हमेशा उसकी फैमिली के साथ रह सके। लेकिन सिरक्यूज उसे सच्चाई की मांग करता है, तो ओनिन एक्सेप्ट करती है कि वह एक सिंपल लड़की है। वह रोमानिया से अवैध पदार्थ पहुंचाने वाली एक तस्कर थी। वह अवैध पदार्थों से भरे बैकपैक के साथ नाव में थी। तभी पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया तो उसके साथी ने उसे पानी में फेंक दिया, क्योंकि वह खुद तैर नहीं सकता था। लेकिन वह तब तक तैरती रही जब तक तैर सकती थी। फिर वह असमर्थ होकर पानी में डूबने लगी, लेकिन तभी सिरक्यूज के जाल में फंस गई। लड़की ने उसे अपना असली नाम आयोवा बताया। मछुआरा उसे वापस घर ले आया, जहां अपराधी पहले से ही उनका वेट कर रहे थे और वे उनमें से एक को बंधक बनाकर उन्हें फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह 2 हथियारबंद लोगों को नहीं संभाल सका। लड़की ने उन्हें ग्रीन हाउस में दबे कपड़ों की स्टोरी सुनाई, तो बदमाशों ने उसे लोकेशन दिखाने की मांग की, जिस पर सभी लोग ग्रीन हाउस में जाते हैं ताकि सामान खोज सकें। लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि एनी ने सूखे कपड़े कहीं और छिपा दिए थे। ओनिन एनी के साथ रहने का वादा करती है, तो वह उन्हें रियल लोकेशन बताने के लिए लोबेस्टर जहाज पर ले जाती है। हर कोई फिर से नाव की ओर जाता है, लेकिन जब अपराधी टोकरी उठाते हैं तो एनी ओनिन को याद दिलाती है कि वह एक सेल्की है और वह नहीं भी है। तभी ओनिन अपराधियों को पानी में धक्का दे देती है। तभी सिरक्यूज भी दूसरे रोमानियाई को पानी में फेंक देता है, जिससे वह निहत्या हो जाता है और पुलिस अपराधी के साथ ओनिन को भी अरेस्ट कर लेती है और ओनिन को निर्वासन होने का सामना करना पड़ता है, जब तक कि उसे वहां की नागरिकता नहीं मिल जाती या यहाँ के किसी आदमी के साथ शादी नहीं कर लेती। एनी एक्सेप्ट करने के लिए जाती है और कहती है कि उसके पिता जल्द ही नई शादी कर रहे हैं। मूवी के अंत में बताया जाता है कि सफेद पोशाक पहने हुए एक लड़की और एक सूट पहने हुए एक मछुआरा हनीमून के लिए अपनी नाव पर जा रहे हैं। एक आकाश में इंसान की खुशी के बारे में परियों की कथा को जीवित करते हुए मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।